हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2014 के सेट 3 में। तो यहाँ पे आपको दो डिज़ाइंस गिवन है, एक पुराना डिज़ाइन और उसी में इम्प्रूवमेंट्स करके एक नया डिज़ाइन बनाया गया है। तो आपको ढूंढना है स्पीड अप। यहाँ पे एक्चुअली ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी है। स्टेटमेंट पढ़ने में आपको हो सकता है 1 मिनट के अराउंड लग जाए, मतलब समझने में क्वेश्चन आपको 1 मिनट लग सकता है, बट उसके बाद इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि आपको गिवन क्या है। An instruction pipeline has 5 stages, namely IF, IDRF, EX, MEM, WB। तो आप इनकी फुल फॉर्म्स देख सकते हो। विद स्टेज लेटेंसीज ऑफ 1, 2.2, 2, 1 and 0.5 nanoseconds respectively. To gain in terms of frequency, the designers have decided to split the IDRF stage into 3 stages. ID, RF1, RF2, each of latency 2.2 by 3 nanoseconds. Also, the EX stage is split into 2 stages, EX1 and EX2, each of latency 1 nanosecond. Okay, तो आपको गिवन है कि ये 5 स्टेजेस थी किसी प्रोसेसर में और उनकी लेटेंसीज ये गिवन है। बट डिज़ाइनर्स ने इस डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, ये जो 2 स्टेजेस थी जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इन्हें स्प्लिट कर दिया छोटी स्टेजेस में, ताकि अब ओवरऑल टाइम कम लगे। देखो, इस एक स्टेज को यहाँ पे 2.2 नैनोसेकंड्स लग रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। अब एक स्टेज को 2.2 डिवाइडेड बाय 3 नैनोसेकंड्स लगेंगे। वैसे ही इसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, यानी कि 2 नैनोसेकंड्स। इसे स्प्लिट कर दिया 2 स्टेजेस में, अब उन दोनों को 1-1 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं। ओवरऑल क्या डिफरेंस आया, आप देखो कि अब इन्हें स्प्लिट करने के बाद कोई भी ऐसी स्टेज नहीं बची जिसे 1 नैनोसेकंड से ज़्यादा का टाइम लगे। 2.2 डिवाइडेड बाय 3 भी 0.7 कुछ आएगा, 0.7 या 0.8, यानी कि 1 नैनोसेकंड से कम है। ये भी 1 नैनोसेकंड से कम है, ये सारे भी 1 नैनोसेकंड से कम, यहाँ 1 नैनोसेकंड है, यहाँ पे भी। तो ओवरऑल जो हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो तेज़ होगी, क्योंकि अब कोई भी ऐसी स्टेज नहीं है जिसे 1 नैनोसेकंड से ज़्यादा टाइम चाहिए। ओके, अब आप देख सकते हो कि पहले ये 5 स्टेजेस थी, अब स्प्लिट करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब 8 स्टेजेस होगी। ओके, क्वेश्चन देखते हैं आगे। द न्यू डिजाइन हैज अ टोटल ऑफ 8 पाइपलाइन स्टेजेस, हमने ऑलरेडी देख लिया है। अ प्रोग्राम हैज 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शंस व्हिच एग्जीक्यूट इन द EX stage and produce the next instruction pointer at the end of EX stage in old design and at the end of EX2 stage in the new design. Okay, तो 20% जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे प्रोग्राम में वो हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। अब ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में आपको पता है कि जो CPI है वो एवरेज से कुछ ज़्यादा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ साइकिल्स में स्टॉल करना पड़ सकता है। तो जो पुराना डिज़ाइन था उसमें EX स्टेज, इस स्टेज के बाद हमें पता लगेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, यानी कि ब्रांच कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि जंप परफॉर्म करना है या नहीं। और नए डिज़ाइन में EX2 स्टेज के बाद पता चलेगा। ओके, अब आगे आपको गिवन है the IF stage stalls after fetching a branch instruction until the next instruction pointer is computed. All instructions other than the branch instruction have an average CPI of 1 in both the designs. The execution times of this program on the old and new designs are P and Q respectively, P and Q nanoseconds respectively. The value of P divided by Q is okay. तो सबसे पहले तो यही ढूंढते हैं कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को कितनी CPI लगेगी, उसी से हमें पता चलेगा कि टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में स्टॉल्स कितने होंगे। मान लो पुराने डिज़ाइन पे एग्जीक्यूट करते वक्त, यानी कि जब 5 ही स्टेजेस थी, तब ये एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है,
नॉर्मली तो यहाँ पे फैच हो जाना था, बट क्योंकि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो जो कुछ भी यहाँ पे फैच हुआ है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच हुई है वो फ्लश हो जाएगी, यानी कि हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। इस एग्जीक्यूट स्टेज के कंप्लीट होने पर ही हमें पता चलेगा कि जंप परफॉर्म करना है या नहीं, यानी कि अगर इस ब्रांच की कंडीशन ट्रू हुई तो हम ब्रांच करेंगे, और अगर ट्रू ना हुई तो जो यहाँ पे फैच हुआ था वही दोबारा से फैच हो जाएगा। ओके, यानी कि अब इंस्ट्रक्शन फैच यहाँ पे हो रही है, बिकॉज इसी टाइम पे तो हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आखिर है कौन सी। तो ओवरऑल इफेक्ट ये हुआ कि 2 स्टॉल्स हो गए। अब 2 स्टॉल होने का मतलब आपको अच्छे से पता है कि सीपीआई कितनी होगी, 2 + 1 विच इज 3, यानी कि इस केस में सीपीआई आ गई 3। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में ओल्ड डिजाइन को सीपीआई लगी 3। ओके, 3 कैसे आई उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि 2 + 1 क्यों किया। तो यहाँ पे फैच हुआ, यहाँ पे डिकोड हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, देन एम एंड देन WB। अब सीपीआई होती है कि एक इंस्ट्रक्शन को ऑन एवरेज कितनी क्लॉक्स लग रही हैं। यहाँ पे आप देखो 2 इंस्ट्रक्शंस के कंप्लीशन टाइम्स में 3 क्लॉक्स का डिफरेंस है, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन के खत्म होने के बाद 3 और क्लॉक्स के बाद अगली इंस्ट्रक्शन खत्म होगी। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एवरेज सीपीआई इज इक्वल टू 3। और 2 + 1 कैसे आया उसके लिए आप थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हो। ओके, मैंने वहां पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ये सब। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि नए डिजाइन में क्या होगा, यानी कि जहां पे ये 8 स्टेजेस हैं। तो इस केस में पहली इंस्ट्रक्शन को 8 क्लॉक्स लगेंगी, यानी कि मान लो ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो ये इन 8 क्लॉक्स में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। बट यहाँ पे जो कुछ भी फैच हुआ होगा वो फ्लश हो जाएगा क्योंकि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन थी। और तब तक हम अगली इंस्ट्रक्शन नहीं फैच करेंगे जब तक हमें टारगेट एड्रेस पता ना चले। टारगेट एड्रेस हमें पता चल रहा है इस इंस्ट्रक्शन के बाद, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि यहां पर। तो अगली इंस्ट्रक्शन इसी जगह पे फैच हो सकती है, यानी कि इफेक्टिवली यहां पे हमने 5 स्टॉल्स किए। 5 स्टॉल्स की वजह से जो सीपीआई होगी वो होगी 6, यानी कि एवरेज सीपीआई इन न्यू डिजाइन फॉर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इज 6। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इतनी सीपीआई ले रहे हैं ओल्डर न्यू डिजाइन पे। यहां पे भी आप देख सकते हो, तो 8 स्टेजेस हैं। यहां पे पहली स्टेज है, यहां पे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और 8वीं। अब 2 इंस्ट्रक्शंस के कंप्लीट होने के बीच में आप देख सकते हो कि 6 क्लॉक्स हैं। ये रही वो 6 क्लॉक्स। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एवरेज सीपीआई इस केस में होगी 6। अब हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन को कितनी सीपीआई लगेंगी। ऑन एवरेज एक इंस्ट्रक्शन कितनी क्लॉक्स ले रही है दोनों तरह के डिजाइन्स पर। अब क्योंकि पूरे प्रोग्राम में 20% इंस्ट्रक्शंस ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ऑन रैंडम अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो तो वो 20% चांस हैं कि वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन होगी, यानी कि 0.2 इंटू 3। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को पुराने डिजाइन पे 3 सी क्लॉक्स लग रही थी, तो 20% इंस्ट्रक्शंस के लिए सीपीआई है 3। बची 80% इंस्ट्रक्शंस के लिए सीपीआई कितनी है 1, क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज 0.2 इंटू 3 प्लस 0.8 इंटू 1, ये कितना आएगा 0.6 प्लस 0.8 1.4। यानी कि पुराने डिजाइन पे एक इंस्ट्रक्शन को ऑन एवरेज 1.4 क्लॉक्स लग रही हैं, एक क्लॉक से थोड़ा ज्यादा।
ये क्या है, ओल्ड डिजाइन, और न्यू डिजाइन पे क्या हो रहा है, न्यू डिजाइन में 20% इंस्ट्रक्शंस को CPI लग रही है 6, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, और बची 80% को तो यहां भी एक ही क्लॉक लग रही है। सो 0.8 into 1, okay, this one comes out to be 6 2s are 12, 1.2 plus 0.8, and this is 2 nanoseconds. अब आप मान लो कि आपके प्रोग्राम में x नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, एक इंस्ट्रक्शन को 1.4 क्लॉक्स लग रही हैं, तो x इंस्ट्रक्शंस को कितनी लगेंगी, 1.4 into x क्लॉक्स, और नए डिजाइन पे एक इंस्ट्रक्शन को 2 क्लॉक्स चाहिए, तो x इंस्ट्रक्शंस को यानी कि पूरे प्रोग्राम को कितनी क्लॉक्स चाहिए होंगी, 2 into x, ओके। अब हम क्लॉक्स की बजाय बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, बिकॉज इवेंचुअली हमें P by Q ढूंढना है, और P और Q आपको बताया गया है कि टाइम्स हैं, P by Q आर टाइम्स इन नैनोसेकंड्स। तो हम ढूंढते हैं कि एक क्लॉक को कितना टाइम लग रहा है इन केस ऑफ बोथ द डिजाइन्स। पहले डिजाइन में यानी कि जब कोई स्प्लिट नहीं किया गया, पुराने डिजाइन में सबसे ज्यादा टाइम इसी स्टेज को चाहिए था, तो यही होगा क्लॉक का टाइम पीरियड, यानी कि एक क्लॉक को 2.2 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं पुराने डिजाइन पर, तो 1.4x क्लॉक्स को कितना टाइम लगेगा इनटू एक क्लॉक का टाइम, ओके, यानी कि इसे 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो। और नए डिजाइन में आप देखो कि सबसे ज्यादा डिले किस स्टेज का है नए डिजाइन में, यानी कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहां पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर है 1, ओके। तो एक क्लॉक को इस केस में 1 नैनोसेकंड ही चाहिए, 2x क्लॉक्स को कितने चाहिए होंगे, इनटू 1, ओके। ये है आपका P और ये है Q, इन्हें डिवाइड करो and get your answer. First thing is cancel x and x, okay. 2 into 1 nanosecond is 2 nanosecond. 1.4 into 2.2 is 1.4 into 2.2 is 3.08. 3.08 का हाफ, नैनोसेकंड एंड नैनोसेकंड दे ऑल्सो गेट कैंसल्ड, तो हमें ढूंढना है हाफ ऑफ 3.08, दिस विल बी 1.54। ये है आपका आंसर, ओके। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था टाइम टेकन बाय ओल्ड डिजाइन, यानी कि ये जो कि है P डिवाइडेड बाय Q, Q क्या है, टाइम टेकन बाय न्यू डिजाइन, और ये आपको पता है कि फॉर्मूला होता है स्पीड अप का, तो इवेंचुअली हमने स्पीड अप ही ढूंढा है। P by Q से शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, एनीवेज दैट वाजंट अ वेरी टफ थिंग टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ढूंढा एक इंस्ट्रक्शन को ऑन एवरेज कितनी क्लॉक्स लग रही हैं पुराने डिजाइन पे और नए डिजाइन पे, वो हैं 1.4 क्लॉक्स एंड 2 क्लॉक्स। फिर हमने ढूंढा कि पूरे प्रोग्राम को कितनी क्लॉक्स लग रही हैं, इंटू एक्स। ये एक्चुअली करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, बट एग्जाम में आपको ये इंटू एक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो गैस हो जाएगा कि वो कट ही जाने हैं। तो एक्स काटने के बाद आपने क्या किया, ये ढूंढा कि एक क्लॉक को कितना टाइम लग रहा है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया 1.4 से, यानी कि एक क्लॉक को जितना टाइम लग रहा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, तो हमें पता लग जाएगा कि एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन को एंड ऑफ द डे 1.4 क्लॉक्स चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे हमने ढूंढ लिया एक इंस्ट्रक्शन का टाइम, तो टाइम टेकन बाय वन इंस्ट्रक्शन ऑन ओल्ड डिजाइन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय वन इंस्ट्रक्शन ऑन न्यू डिजाइन है आपका आंसर, विच इज 1.54, ओके। Yeah, that's it.